Good morning students, I am Rita Sharma from MLP group of schools. Welcome you in केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मोल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जब आप हायर क्लासेस में +1 में पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे, तब भी ये मोल कंसेप्ट आएगा। बच्चों 1 डजन में कितनी बनाना आप लाते हैं, कितने सब्सटेंस आप ला सकते हैं, तो आप कहोगे 12। ये 12 बनाना हो सकते हैं, 12 मैंगो हो सकते हैं, 12 पेन हो सकते हैं, 12 डंकी हो सकते हैं। ओके, मतलब 1 डजन का मतलब 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग, 12 चीजें। अगर हमें एटम को काउंट करना है तो एटम तो इतने छोटे होते हैं कि जो हमें दिखते भी नहीं है, तो डजन तो उनके लिए बहुत कम है। कुछ ऐसी यूनिट हमें चाहिए थी जिसमें काफी सारे एटम आ सके। तो बच्चों जैसे 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, 12 चीजें होती हैं, वैसे ही बच्चों 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23 एटम। मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, बनाना भी हो सकते, डंकी भी हो सकते। तो बेटा जैसे 1 दर्जन में 12 चीजें होती है, 12 चीजें होती हैं, ऐसे ही 1 मोल में 6.022 10⁻23 बनाना हो सकते हैं, मैंगो हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एक तो आप ये बात याद रखेंगे कि 1 मोल में कितनी चीजें आती हैं, 6.022 10⁻23। जैसे 1 दर्जन में 1 डजन में 12 आती है, ऐसे ही 1 मोल में कितनी आती है, 6.022 10⁻23। अगर बच्चों हमें 1 मोल को डिफाइन करना है, 1 मोल को डिफाइन करना है, तो एक ऐसा ग्रुप जिसमें 6.022 10⁻23 एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के, उसको क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। अगर 1 मोल को हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ, जैसे 1 डजन में 12 चीजें होती है, ऐसे ही 1 मोल में क्या है, अ ग्रुप ऑफ 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। दीज पार्टिकल्स में भी एटम्स, दीज में भी मॉलिक्यूल्स, दीज में भी आयंस ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ substance is called a mole of that substance. जीरो टू 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। इसको साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने बताया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। देखो एवोगैड्रो नंबर ही क्या है, 1 मोल। एक और तरीके से भी हम 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस का कुछ मास ले ले, कुछ अमाउंट ले ले, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सैंड, मिट्टी को ही अपनी पाम पे रखा है और उसमें हमने एटम अगर काउंट कर लिए हैं और वो एटम 6.022 10⁻23 आते हैं, तो उसको हम 1 मोल कहतेंगे। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच हैव एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इज नोन एज 1 मोल। तो बेटा 1 मोल को डिफाइन करने के काफी सारे तरीके हैं। हम मास की टर्म में भी 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 मोल क्या है, किसी एटम का उतना मास जिसमें 6.022 10⁻23 एटम्स हो, तो उसको क्या कहेंगे, 1 मोल कह देंगे। कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें कितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल या पार्टिकल या बनाना, इतने बनाना अगर रखे हुए हैं, तो उनको हम क्या कह देंगे बच्चों, उनको कह देंगे 1 मोल। ओके बच्चों, आपने
एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के बारे में तो पढ़ा है। देखिएगा बच्चों, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12U होता है, आपको सबको पता है। एक एटम का मास है, अगर इस मास के पीछे आप जी लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। अब ये एक एटम का मास नहीं है, ये 6.022 10^23 एटम्स का मास है, मतलब एवोगैड्रो नंबर। और ये 1 मोल हो गया। अब क्या हो गया बच्चों, ये 1 मोल। तो 12 ग्राम में कितने मोल, 1 मोल। 12 ग्राम में कितने एटम, 6.022 10^23 एटम्स। रिमेम्बर दिस थिंग, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम के मास में जहां U है वहां आप G से रिप्लेस कर दो, ग्राम एटॉमिक मास वो बन जाएगा। ऐसे ही मैं आपको मोलिक्यूल का एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बेटा एग्जाम्पल लेती हूँ वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है, H2O होता है। अगर मैं आपसे कहती हूँ मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बताओ, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने एटम है उनके मास को ऐड कर देंगे। 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया बच्चों, 18 ग्राम। 18U ये 1 मोलिक्यूल का मास है। और अगर U की जगह G लगा दिया तो वो कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा वाटर का, 18 ग्राम। और इसमें कितने मोलिक्यूल होंगे, इसमें कितने मोलिक्यूल होंगे बच्चों, 6.022 10^23 मोलिक्यूल्स इसमें होंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे 1 मोल। रिमेम्बर दिस थिंग, ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, ग्राम मोलिकुलर मास, किसी मोलिक्यूल के मास के पीछे आप G लगाएंगे तो वो ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा। और ये 6.022 10^23 मोलिक्यूल्स का मास होगा, मतलब एवोगैड्रो नंबर जो होता है जिसमें 6.022 10^23 एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल हो सकते हैं। तो अगर मोलिक्यूल की बात चल रही है तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे बच्चे, मोलिक्यूल। और ये ही क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा बेटा 1 मोल। क्या कहलाएगा ये, 1 मोल। तो ग्राम मोलिकुलर मास में कितने मोलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, इसको 1 मोल कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और वही क्या होता है बच्चों, 1 मोल के बराबर होता है। रिमेम्बर दिस थिंग बच्चों। इसीलिए हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 10^23 एटम्स। और ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 10^23 एटम्स। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 10^23 एटम्स। और ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 10^23 एटम्स। ऐसे ही 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल हम लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ग्राम मोलिकुलर मास, 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल 6.022 10^23 मोलिक्यूल्स, ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.022 10^23 मोलिक्यूल्स। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज और साथ में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस आपको मैं कराऊंगा। तो मेरी इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करें। और जिन्होंने ये नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो वो अपनी फेयर नोटबुक में इसको ज़रूर लिखें और इनको रिवाइज करते रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है उसका नाम है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेलल अरेंज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। मतलब यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट, जैसे इस प्रकार, जैसे सिस्टर्नी आपने देखा होगा ना, इस प्रकार के अरेंजमेंट पैरेलल, ये आपस में क्या नज़र आ रहे हैं आपको, पैरेलल नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। एक को क्या बोलेंगे हम, सिस्टर्नी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है गोल्गी एपरेटस का, इसका काम है भाई स्टोरेज करने का, मॉडिफिकेशन करने का और पैकेजिंग करने का ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स।
जो भी यहाँ पे स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है, पैकेजिंग करना है प्रोडक्ट्स की, ये सारी सारी वेसिकल्स के अंदर देखने को मिलेगी। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो फिर दोबारा समझ लीजिए, गोल्गी एपरेटस में क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स आपको नजर आएंगे, जिसको हम सिस्टर्न नहीं कहते हैं। इनका काम स्टोरेज, मॉडिफाई और पैकेजिंग करने का होता है वेसिकल्स के अंदर। और इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स की बात करें तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है और इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ध्यान से समझ लीजिए, इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। दूसरा क्या है कि इनके अंदर ऑल टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। और ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब पीएच से क्या हो जाए, कम हो जाए, एसिडिक हो जाए। नॉर्मली ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है जब सेल फंक्शन करना बंद कर देती है तो सेल के अंदर क्या है कि एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। जब एसिडिक मीडियम जब क्रिएट होता है तो यहाँ पर जो लाइजोसोम्स हैं वो उस सेल को क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, या हम कहें उसको डेड कर देते हैं। तो इसीलिए इनको लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये सभी बच्चों को मालूम है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो डीप फोल्डेड होती है, जिस और क्या बनाती है, क्रिस्टा बनाती है। और क्रिस्टा क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है इस सेल ऑर्गेनेली की। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इनके अंदर अपना खुद का क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं फिजन के तहत क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डिवीजन करते हैं। फिर दोबारा से समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेली ऑफ आवर सेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीप फोल्डेड होते हैं उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। और क्रिस्टा क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है ऑर्गेनेली का, सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो पाती है और यहाँ से ज़्यादा एटीपी आपको बनते हुए नज़र आएंगे। इसका मतलब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, और ये डिवाइड होता है बच्चों फिजन प्रोसेस के तहत। आइए अब हम करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल। पहले मैं आपको प्लांट सेल के बारे में बता देता हूँ। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, पेरिफेरी ऑफ द सेल मतलब वन साइडेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं तो क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होगा, जो क्या करते हैं, फूड बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर लार्ज सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो भी साइटोप्लाज्म के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये प्लांट सेल आपको नज़र आ रही है, इस प्लांट सेल में आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म आप देख पा रहे हैं, लार्ज इन साइज है, साइटोप्लाज्म में जेली सब्सटेंस प्रेजेंट है, वैक्यूल आपको लार्ज साइज का दिखाई देगा इन बिटवीन, और न्यूक्लियस आपको वन साइडेड दिखाई देगा, पेरिफेरल आपको नज़र आएगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वहीं एनिमल सेल की अगर हम बात करें बच्चों, एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाया दे रहा है, ये सेल एनिमल सेल का क्या है डायग्राम है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आप अच्छे से देख पा रहे हैं। अभी आपने क्या किया, डिफरेंस किया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। तो मैंने प्लांट सेल में क्या बताया, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और वहीं प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो वन साइडेड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज साइज का होता है और सेंटर में पाया जाता है। वहीं एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे, 2 या 3 बार ज़रूर देखें
और कोई क्वेश्चन अगर डाउटफुल लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे पाठ 13 ग्रामश्री, उसी को आगे करते हैं। रोमांची सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किनकिनियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलियाकत गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो प्रस्तुत पद्यांश से जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की ग्रामश्री कविता से उद्बुद्ध है, इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने फसलों में लग रही बालियों, सरसों के फूलों और तिसी अलसी की नीली फूलों से युक्त शस्य श्यामला धरती के रोमांच और सौंदर्य का वर्णन किया है। पंत की दृष्टि स्वाभाविक रूप से प्रकृति की वासंती सौंदर्य पे अवलोकन कर रही है। इस प्राकृतिक शोभा से मुग्ध हुआ कवि कहता है कि, तो यहाँ पे पहले शब्दार्थ देखते हैं। वसुधा माने धरती, सनई एक पौधा, किनकिनिया बजने वाला आभूषण, अरहर और सनई के पौधे की फलियां पक जाने पर बजने लगती हैं, उन्हीं को यहाँ पर किनकिनिया कहा गया है। शोभाशाली सुंदर, भीनी हल्की मधुर, तैलियाकत गंध तेल की सी गंध, तीसी एक पौधा जिसकी कलियां नीली होती हैं, अलसी। व्याख्या इसकी कि गेहूं और जौ में जो नव विकसित बालियां हैं, अरहर और सनई की पकी फसलों के कलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे दाने हैं। फूली सरसों का पीला रंग और उसके फूलों से हवा बिखरी तेलिया का सुगंध है। हरी हरी धरती से निकलने वाली नीले फूल सिर पर सजाए जा तिसी छोटे हैं, तिसी के छोटे हैं पौधे। इन सब का एकत्रित सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित सी हो गई है, पुलक और प्रशंसा से भर गई है कि रोमांचित सी लगती धरता आई वसुधा आई जो गेहूं में बाली की। गेहूं और जौ में बाली आ जाने के कारण, उसकी फलियां आ जाने के कारण जो धरती है वो रोमांचित यानी प्रसन्न लग रही है। और जो अरहर और सनई के जो पौधे हैं उनके अंदर जो फलियां आई हैं वो सोने की किनकिनियाँ की समान लग रही हैं, क्योंकि वो क्या कर रही हैं कि उनके अंदर जो बीज हैं वो हवा के कारण हिल रहे हैं और उनसे हिलने से उनमें जो आवाज़ आ रही है वो करघनी के समान लग रही है। उड़ती भीनी तैलियाकत गंध फूली सरसों पीली पीली, और जो सरसों के फूल हैं वो खिल गए हैं, पीले रंग के होते हैं सरसों के फूल, और उन सरसों के फूलों में से हल्की हल्की तेल की सी गंध आ रही है, तेलीय गंध आ रही है। आगे कहते हैं कि लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। आगे कहते हैं कि जो अलसी है जिसका फूल है वो नीले रंग का होता है, वो बहुत छोटा होता है, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो धरती के अंदर से झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इसमें तो यहाँ पर व्याख्या में इस विशेष में है, पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बेटा वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, सेम होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। अनुप्रास अलंकार की छठा सवृत्त बिखरी हुई है, सरल सुबोध भाषा है। यहाँ लहलाती फसलों के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया गया है, वसुधा और तीसी का मानवीकरण किया गया है। आगे है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमल पेटियों से लटकी झिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों पर। तो यहाँ पर इसको गद्यांश में ये भी, क्योंकि पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है जिसमें सुमित्रानंदन जी ने ग्रामश्री का वर्णन किया है, तो इन काव्य पंक्तियों में फसलों का वर्णन करते हुए कवि ने मौसम के कारण उनमें आए परिवर्तनों को रेखांकित किया है कि मटर की फलियों से लदे पौधे और फूलों की शोभा का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं, रिलमिल यानी अच्छी तरह से घुल मिल कर, सखियाँ शंख के से आकार की झिमियाँ, सेम की फलियाँ, वृत्त पौधों के डंठल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, कि मटर के फूल और फलियाँ वाले पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे मानो विस्तृत फल राशि की सखियाँ हों, कि वो आपस में रखे जो हरे मटर हैं वो साथ में खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बहुत सारी सखियाँ एक साथ में खड़ी हों। फसलों की मटर
रूपी ऐसी सखी रंग बिरंगे फूलों के खेतों में खड़ी हंस रही हैं। और वो सारी ऐसे लग रही हैं कि जो रंग बिरंगे जो खेत हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल आ रहे हैं उनमें खड़ी हुई हंस रही हैं। बीजों की लड़ी या श्रृंखला को अपने में समेटे मटर की फलियां मखमल की मुलायम थैली की सी मटर के पौधों से लटकी हुई लग रही हैं कि मखमली पेटियां सी लटकी झिमियां। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जो मटर की फली है, जो मटर की फली होती है उसके ऊपर बेटा मटर का जो कवर है वो हरे रंग का होता है। और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो मटर की जो थैलियाँ हैं वो हरे रंग की थैलियों में मुलायम मखमल की मुलायम थैलियों में मटर के पौधों में लटक रही हैं। मटर के फूलों पर बैठते उठती रंग बिरंगी तितलियाँ अब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं ही अपने वृंतों से उड़कर दूसरे वृंतों पर जाकर बैठते हैं। कि फिरते फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, कि जो तितलियां हैं वो उड़ उड़ कर एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो तितलियां उड़ कर ना जाके बल्कि फूल हैं वो ही एक डंठल से उड़ के दूसरे डंठल के ऊपर जा रहे हैं। तो इसकी विशेषता है कवि ने प्राकृतिक उपमानों का सजीव चित्रण किया है। रंग रंग उड़ में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। मटर फूल का मानवीकरण होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। चिमिया छिपाए में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल और प्रभावात्मक है। बेटा आपको ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से पढ़ने हैं। थैंक यू। Good morning students, welcome in English class of class 9th. Here is Hirilal sir from MLP International School Rajpura, and we are going to finish our chapter number 6, My Childhood. Look at the screen, My Childhood, and we are going to complete this chapter today in this video, and we are going to start from 8th chapter 9th. ओके 9 से हम स्टार्ट करेंगे बेटे इसे, और आइए देखते हैं। One day he invited me to his home for meal. एक दिन ये अपने शिव सुब्रमण्यम अय्यर के जो उसका साइंस टीचर था उसके बारे में बता रहा है कि भाई एक दिन ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे निमंत्रण दिया टू हिज होम, घर आने के लिए, फॉर ए मील, भोजन करने के लिए, कि भाई आप मेरे घर आइए भोजन करेंगे। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम, देखिए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। क्या बताया जा रहा है? उसकी पत्नी इस विचार को लेकर बड़ी डरी हुई थी कि भाई एक मुस्लिम लड़का जो है उसको रात्रि के भोज के लिए बुलाया गया है उसकी इस पवित्र रसोई घर में। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और उसने, अब देखिए बेटा, अपने रसोई घर में भोजन परोसने से मना कर दिया। उसने ये कह दिया कि भाई मैं एक मुस्लिम लड़के को अपने हाथ से खाना नहीं परोसूंगी। शिवासुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परट्यूटेड। अय्यर साहब इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं घबराए। नोर डिड ही गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्सा हुए विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, बट इंस्टीड, पर बजाय इसके, सर्व्ड मी विद ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथ से उसने खाना परोसा, एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट मील्स, और मेरी बगल में बैठ के खाना खाने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उसकी पत्नी ने हमें देखा। फ्रॉम बिहाइंड किचन डोर, ये देखिए, फ्रॉम बिहाइंड किचन डोर, रसोई घर के दरवाजे के पीछे से वो देख रही थी कि भाई वो खाना कैसे खा रहे हैं।
I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई वो ये ऑब्जर्व कर चुकी थी कि क्या मेरे खाने के तरीके में, क्या चावल पानी पीने के तरीके में कोई डिफरेंस है, जिस तरह से हम खाते हैं ऐसे वो खाता है, और क्लीन, या फिर उसने जो फर्श धोया था भोजन करने के बाद उसमें। When I was leaving his house, जब मैं उसके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again next weekend. उस समय अय्यर साहब ने मुझे अगले सप्ताह यानी अगले शनिवार को फिर भोजन करने के लिए अपने घर बुलाया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, उन्होंने मेरे संकोच को ऑब्जर्व कर लिया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, नोट टू गेट अपसेट, इससे आप परेशान न हो। सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार यदि तुमने ये फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया है कि सिस्टम को बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कॉन्फ्रंटेड, तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो हमारे सामने आएंगी, यानी फिर हमें उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैंने उसके घर का दौरा किया, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो अय्यर साहब की पत्नी जो है मुझे खुद रसोई घर में ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से ही भोजन परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर, उसके बाद बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इनिमिनेटेड, ये देखिए यहाँ पर है हम, और भारतीय की स्वतंत्रता थी, बेटा आज़ादी जो थी वो निश्चित हो गई थी, भाई हाँ भारत को आज़ाद किया जाएगा। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि भारतीय जो है वो अपने भारत को स्वयं बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा देश अद्भुत आशावाद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा, परमिशन टू लिव रामेश्वरम, किसके लिए? रामेश्वर छोड़ने के लिए, एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एट रामनाथपुरम, और डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है रामनाथपुरम, वहाँ जाने के लिए, यानी वहाँ मैंने पढ़ाई पूरी करनी है। लास्ट चंज है हमारे पास। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, इफ थिंकिंग अलाउड, और बड़ी ऊंची आवाज में ये कहा, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें विकास के लिए बाहर जाना पड़ेगा। डज सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या समुद्रिक पक्षी जो है उड़कर सूर्य के पार नहीं चला जाता है? विदाउट ए रेस्ट नेस्ट, बगैर किसी घोंसले के। ही क्योटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेशन मदर, उन्होंने मेरी माता जी से जो कि सहमी हुई थी, मेरी माता जी जो कि सहमी हुई थी, खलील गिब्रान के शब्दों में कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही नहीं हैं, दे आर सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वे स्वयं जीवन के इच्छाओं के बेटे और बेटियां हैं, ऐसा उसने कहा। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं परंतु तुमसे नहीं है वो। यू मे गिव देम योर लव, आप उसे अपना प्यार तो दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं थोप सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स,
क्योंकि उनके अपने भी विचार होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको एडवांस में थैंक यू देता हूँ। फिर कहता हूँ थैंक यू। Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher, and today we are start exercise 12.2 question number 3rd. Question number 3rd है राधा made a picture of an aeroplane with colored paper. राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की कलर पेपर के साथ एज शो इन द फिगर, जो फिगर में ड्रॉ की गई है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर का यूज़ हुआ है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें अलग अलग पार्टीशन है। ये फर्स्ट है ट्राइंगल, सेकंड ये रेक्टेंगल है हमारे पास, थर्ड हमारे पास ये ट्रेपीजियम है ABCD, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो हम सभी पार्ट्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे एंड लास्ट में उनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एरिया का S लेंगे हम। पहले A साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, B भी गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये भी 5 और ये 1 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले क्या निकालना है S क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। 5 5 10 10 1 11/2 कितना आ गया 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेमी पैरामीटर आ गया। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्या होता है S कितना है 5.5, S माइनस A 5.5 माइनस 5, S माइनस B 5.5 माइनस 5 एंड S माइनस C 5.5 माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास 5.5 इंटू में 5.5 माइनस में 5 करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 4.5। तो हम इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये हमारे पास आएगा 0.75 इंटू में रूट 11। 0.75 रूट 11 को सोल्व करेंगे हम 3.31 समथिंग। मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 24825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया। सेकंड इसमें क्या है, रेक्टेंगल है ये पार्ट हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारे पास इसकी 6.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या है हमारे पास इसकी 1 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट का एरिया क्या आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास ABCD। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इंटू में हाइट क्या बनेगी AE। ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है E पॉइंट है। इसको सोल्व करेंगे अब हम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड 1 सेंटीमीटर है, सेकंड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हमें हाइट गिवन नहीं है। अब इसमें देखेंगे, देखो AB और यहाँ से E और यहाँ पे हम लगा लेते हैं F है हमारे पास। तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये टोटल CD हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 0.5 है और ये भी क्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम ट्राइंगल AED क्या है राइट एंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइट को फाइंड करेंगे। तो वो क्या हो गया हमारे पास AD स्केयर माइनस में DE का स्केयर, हाइपोटेनियस का स्केयर माइनस में बेस का स्केयर। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 1 और 2 3 इंटू में AD स्केयर माइनस AE स्केयर। AD हमारे पास क्या है 1 माइनस में DE क्या है 0.5। तो 0.5 का होल स्केयर क्या होगा 0.25।
इसको सोल्व करने के बाद आ गया 1/2 इंटू 3। 1 में से 0.25 को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, √3/2 आ जाएगा। और 1/2 इंटू 3, √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग, और अपॉन में क्या है 2। तो ये आ गया हमारे पास। इसको कंप्लीट जो सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 5.196 अपॉन में 4। कंप्लीट डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, थर्ड पार्ट का एरिया है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का एरिया था और ये फर्स्ट का। लास्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम बेस एंड सेम हाइट पर। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास इसमें कितना है, बेस हमारे पास इसमें कितना है 1.5 एंड हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये 2 ट्राइंगल्स का एरिया है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1/2, बेस 1.5 एंड हाइट 6, तो 2 से 2 कैंसिल, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, सभी पार्ट्स को प्लस कर देंगे, पार्ट 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस में फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट आया हमारे पास 2.4825, सेकेंड पार्ट है 6.5, थर्ड पार्ट आया हमारे पास 1.299 प्लस में फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आया हमारे पास 9। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट पार्ट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 26, 29 एंड 30 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। सॉरी, ये ट्राइंगल्स आर 26 एंड 28 है, ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम बना हो किस बेस पर है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें बताया गया है एक ट्राइंगल है ABC और पैरेललोग्राम है EBC और D। तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, और दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में हम क्या लेंगे, S लेंगे। S क्या होता है, सेमी पैरामीटर, 26 प्लस 28 प्लस में 30। 26 प्लस 28 प्लस में 30 करेंगे तो इसको प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 और 26 को प्लस करेंगे, 54 को 30 में प्लस करेंगे, 84/2, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हेरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, S क्या है 42, S माइनस A 42 माइनस 26, S माइनस B 42 माइनस 28 एंड S माइनस C 42 माइनस में 30। इन सब को सोल्व करेंगे। अब हम 42 में से 26 को माइनस करेंगे, 16, 42 में से 28 को माइनस करेंगे, 14, 42 में से 30 को माइनस करेंगे, 12। अब इसको सोल्व करेंगे। 42 को 7 6 जा, 16 को 4 4 जा, 14 को 2 7 जा, 7 2 जा, और 12 को 2 6 जा। अब देखेंगे 7 7 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। 42 को 7 6 जा, 16 को 4 4 जा, ये 14 को 2
7 जा एंड 12 को 2 6 जा। 7 का भी पेयर है, 6 का भी पेयर है हमारे पास, इंटू में 6। 4 का भी पेयर है एंड 2 का भी क्या है, पेयर है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 42 को हमने 2 से किया 84। अब 84 को किसे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 एंड 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, 336। अब बेस हमें कितना गिवन है इसमें, 28 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 336। देन हाइट इज इक्वल टू में 336 अपॉन में 28। कैंसिल करेंगे इसको, 4 से कर सकते हैं, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 7 जा 7 पे करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमें हाइट फाइंड करनी थी पैरेललोग्राम की। हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बाय रोन्स फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाइट फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड की है। ओके, थैंक यू क्लास।